आंदोलन जारी है और दूसरी तरफ वो सियासत उस पर भारी है जो आज एक बार फिर से बढ़ चढ़कर देखी गई। आइए आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने गए थे किसानों के हस्ताक्षर के बाद, लेकिन बाहर आकर उन्होंने कह दिया कि देश में लोकतंत्र अब सिर्फ कल्पना में है। इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लोकतंत्र क्या है? सत्ता पाने की चीज है, सत्ता बचाने की चीज है या राजनीति चमकाने की चीज है? ना भाई ना, ये तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता के शासन की तमीज है और कांग्रेस कह रही है कि यही तमीज खत्म। लोकतंत्र अब सिर्फ ख्यालों में है। ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पूरे रॉ में दिखी। बहुत दिनों बाद सड़क पर दिखे राहुल गांधी, सड़क पर दिखी प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, शशि थरूर, अधीर रंजन, गुलाम नबी जैसे नेता बहुत दिनों बाद वातानुकूलित कमरे से बाहर निकले थे, ये बताने के लिए कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। देखिए, छह सालों से जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी अपने लिए खड़ा होता है, उसको ये कुछ ना कुछ बोलते हैं, इस तरह का कोई नाम दे देते हैं। असलियत ये है, किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। कांग्रेस ने ठान लिया था कि आज किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरा जाएगा। प्लानिंग पहले से थी। कांग्रेस नेताओं का जत्था तैयार था, राष्ट्रपति भवन जाने का विचार था। अलग अलग सूबों से ट्रकों में भरकर 2 करोड़ हस्ताक्षर लाए गए थे। ये हस्ताक्षर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिखाना था और ये बताना था कि कृषि कानून खराब है, इसे खत्म कर दिया जाए। लगातार कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि किसान आंदोलन पर वो सरकार को घेरे। और देखिए कांग्रेस का पंजा, उसके साथ ये गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आए हुए हस्ताक्षर हैं, भेजे गए हैं दिल्ली हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड। और एक ट्रक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 ट्रक यहाँ पे लदे हुए हैं। किसानों पर अत्याचार बंद करो, काले कानून वापस लो, इस संदेश के साथ कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कहीं न कहीं सरकार पर दबाव बनाए। और अगर आप देखिए तो इस तरह के हस्ताक्षर आपको नजर आएंगे। सिग्नेचर कैंपेन, ये देखिए सिग्नेचर कैंपेन जिसमें लोगों का सिग्नेचर है, कई लोगों का अंगूठा है और ये आया है अरुणाचल प्रदेश से। कांग्रेस नेताओं का दल निकला जरूर, मगर रास्ते में ही रोक लिया गया। रायसीना की पहाड़ियों पर धारा 144 लागू कर दी गई। कांग्रेस नेताओं को रोका गया तो हंगामा बड़ा हो गया। आरोप है कि कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। जिस बस से आए थे उसी बस को मंदिर मार्ग थाने की ओर मोड़ दिया गया। यहीं प्रियंका ने मोदी सरकार को पापी कहा। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बस से, हम लोग भी उसी बस में मौजूद हैं सारी जानकारी देते हुए। और यहाँ पे उसी बस में कहाँ ले जाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को ये पता नहीं है। किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। अगर वो बैठा है उसका आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। मंदिर मार्ग थाने पर कांग्रेस नेता पहुंचे तो नारों की आवाज थोड़ी और बुलंद हो गई। और यही जीनों पर धरने में कुछ इस तरह से बैठ गए हैं कांग्रेस के नेता। जाहिर तौर पर उनके कार्यकर्ता भी तमाम बहुत गदगद है, क्योंकि बहुत दिन बाद इस तरह से कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर नजर आई है और ट्विटर के जगह जमीन पर ये लड़ाई लड़ते नजर आना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। आप देखिए यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा तमाम नेताओं के साथ मौजूद हैं और राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ गए हैं राष्ट्रपति भवन। जरा सुनिए किस तरह से उनके जो नारे हैं वो बेहद तेज और बेहद तीखे, क्योंकि जाहिर तौर पे तमाम कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आ रहे हैं। इधर मंदिर मार्ग थाने के बाहर हंगामा बरपा था।
उधर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 3 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात करके राहुल बाहर निकले तो बोले लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तरीका है डिटेन करना, मारना पीटना, ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करते नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। राहुल गांधी का डेमोक्रेसी को लेकर दिया गया बयान बीजेपी को चुभ गया। जितना करारा वार था उससे कहीं ज्यादा सख्त पलटवार था। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। 2 करोड़ दस्तखत फर्जी है, आपको लगता है ये फर्जी है? आप किसानों से बात करो। अभी आप शुरू कीजिए। देश में आपातकाल लगाने वाले लोकतंत्र की दुहाई देंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी और गिरिराज सिंह ने भी लोकतंत्र के मसले पर राहुल समेत पूरी कांग्रेस को निशाने पर लिया। चाहे जितना भी आप मुद्दे बदल लो, आपके ये झूठ और प्रपंच जनता के मध्य चलने वाला नहीं है। और कितने भी चेहरे बदलो, कितने भी आप आंदोलनों का लाभ उठाने का प्रयास करो, मैं किसान भाइयों से भी विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि जब आपकी फसल लहलहाती हुई खेत में खड़ी होती है तो बहुत से गुजरने वाले इधर उधर के आवारा पशु, फिर मैं कैवियट के साथ कह रहा हूं कि शब्दशः न लिया जाए, प्रतीक में लिया जाए, आवारा पशु आकर उसे चरने का प्रयास करते हैं, मगर मुस्तैद किसान पूरी मुस्तैदी के साथ डंडा लाठी लेकर उनको बाहर कर देता है अपने खेत से। शायद वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। भारत के इतिहास में काले अक्षर में 1974 का इमरजेंसी है, राहुल गांधी को पढ़ लेना चाहिए। तो लोकतंत्र पर जंग मची है। सबके अपने अपने लोकतंत्र हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मजबूत कमजोर तो छोड़िए, ये सब कल्पनाओं की पतंग है जिसे सत्ता के आगार में बैठे लोग उड़ा रहे हैं। मगर इन बयानों के बीच सच्चाई ये भी है कि किसानों के जरिए लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस रंग में आना चाहती है। वो बताना चाहती है कि किसानों के मुद्दे पर वो सरकार को हर हाल में घेरेगी। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी ने किसानों के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो राहुल और प्रियंका को सरकार की तरफ से भी जबरदस्त जवाब मिला। इमरजेंसी तक की याद दिलाई गई। लेकिन दूसरी तरफ किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 29वां दिन है ये उनके आंदोलन का। सरकार ने फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कृषि बिल तीनों के तीनों वापस हो, बात तभी होगी। वैसी ही हो रही है नारेबाजी, वैसे ही चल रहा है आंदोलन, वैसे ही चल रहे हैं लंगर, वैसी ही सख्तियां, वैसे ही तेवर, कृषि कानून के खिलाफ वैसी ही तिलमिलाहट और वैसी ही मांग खत्म होता है। आगे चलेगा आंदोलन, ये सुधार इसमें आएगा। जो सरकार में सुधार आएगा वो जाकर 10 तारीख के बाद में ये सुधार की तरफ चलेगा। अच्छा, अभी तो ये ऐसे ही गुलाटी मारेंगे। ये उछल कूद बहुत करे ना, बहुत दिन बाद में आए। अच्छा, हाँ, वे व्यापारियों की गैल में 60 है तो भाई वो भी तो जेल से क्या कर रहे। इधर किसान डटे हैं, उधर सरकार किसानों को समझाने बुझाने में लगी हुई है। सरकार की ओर से एक और चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि किसान अपनी सुविधा अनुसार बातचीत का समय बता दे। सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। कि मेरी प्रार्थना किसानों से, किसान यूनियन से है कि वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझें, उसके प्रावधानों को समझें और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो जरूर सरकार को अवगत कराएं। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है।
सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा रहे किसानों के बरक्स ऐसे भी किसान खड़े हो रहे हैं जो कृषि कानून का समर्थन करते हैं। ऐसे ही किसान मजदूर संघ का एक जत्था कृषि मंत्री से मिला। सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी भी इसी क्षेत्र से रहे हैं और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। कृषि कानून का समर्थन करने वाले किसान आरोप लगाते हैं कि प्रदर्शन कर रहे किसान गलत हाथों में खेल रहे हैं। भ्रमित लोग इस बिल के बारे में समाज में भ्रम फैला रहे हैं। ये देश की आबादी 125 करोड़ है, वो 300-400 आदमी या 500 आदमी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। एक बात, दूसरे पंजाब का किसान वैसे भी किसान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो 5 स्टार किसान है। अब सवाल ये है कि ये गलत हाथ किसका है? इसी सवाल पर तो सियासत है और इसी सियासत के जरिए राहुल गांधी आज रौ में आ गए। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2-3-4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। पीएम पर गंभीर आरोप के साथ ही राहुल गांधी ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। राहुल गांधी के इस हमले का जवाब पूरी सरकार ने मिलजुल कर दिया। पहले कृषि मंत्री ने मोर्चा संभाला। वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। फिर संजीव बालियान ने भी राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी विपक्ष में है कांग्रेस, वो सरकार की किसी बात में चाहे तो आलोचना कर सकते हैं, पूरा लोकतंत्र है देश में। लेकिन अगर वे ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वहां आतंकवादी हैं, खालिस्तानी, ये गलत बात है। आरोप ये भी लगा कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है, विपक्ष किसानों को भ्रम में डाल रहा है। इन आरोपों पर प्रियंका ने पलटवार किया। किसानों को कोई बरगला नहीं सकता, बहुत समझ है उनमें, बहुत विवेक है। अगर आज वे बॉर्डर पे बैठे हैं 1 महीने से इस ठंड में तमाम संघर्ष को झेल कर, तो ये जाहिर है कि उनको दुख है कि ये उनका संघर्ष है। इसका राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा है। ये हम एक राजनीतिक दल है, उनका समर्थन करने की हमें पूरा हक है। प्रियंका और राहुल जिस तरह से आज किसानों को लेकर सरकार पर हमलावर हुए, उसका जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया। तो माननीय राहुल जी, आज के समय में आप केरल से सांसद हैं, वायनाड से। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? यदि नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? यह कैसे संभव है कि कोई चीज केरल के लिए अच्छी है और दिल्ली में खराब है? तो आप कहां और किस किसान के साथ किस रूप में खड़े हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। अब आर या पार की जंग है। एक तरफ कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते किसान हैं, दूसरी ओर कृषि कानून का समर्थन करने वाले किसान हैं। एक तरफ विपक्ष है जो किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार है जो विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप मढ़ रही है। इन सब के बीच सवाल है कि किसानों के साथ सरकार का गतिरोध कब तक चलेगा? सर्द दिल्ली में खुले आकाश के नीचे कब तक बैठे रहेंगे किसान? जितेंद्र बहादुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। किसानों को देखकर उनके जो कपड़े हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो लंगर वो लगा रहे हैं, जिस तरह का खाना पीना, रहन सहन, इन सबको देखकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन सब के लिए, आंदोलन के लिए पैसा कहां से आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं आशुतोष, हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। कई सवालों के जवाब मिलेंगे।
बढ़ता जा रहा है किसान आंदोलन, बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से आए किसान। लोग पूछते हैं कि किसानों के पास गर्म कपड़े, अच्छा खाना कहां से आता है? आप देखिए, यहां से आता है। ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है ये आ रही है जालंधर से, लेकिन फगवाड़ा के आसपास या रास्ते में दूसरे जो इलाके पड़ रहे हैं वहाँ साथी हैं या भाई हैं या जानने वाले लोग हैं, उनको ये ट्रैक्टर ट्रॉली अपने साथ लेती है और इसके बाद ये रवाना हो रहे हैं दिल्ली के सिंघू टीकरी बॉर्डर पर। अब इस तरह की ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जरूरत का सारा सामान है। इनमें गर्म कपड़े हैं, गद्दे हैं, अनाज है, क्योंकि वहाँ पर हजारों की संख्या में जो किसान बैठे हैं उनकी भी जरूरतें हैं। किसानों ने इस आंदोलन को भावुकता से ले लिया है। 15 किसान लौटते हैं तो 20 किसान पहुंच जाते हैं। हमारे 20 बंदे जाते हैं, 20 आते हैं। हमारी एक ट्राली उधर से आएगी तो हम चले जाएंगे। जालंधर के बाद फिल्लौर की तस्वीरें देखी। पंजाब के अलग अलग गांवों, कस्बों, तहसीलों और जिलों से किसानों का जत्था निकल रहा है, गर्म कपड़ों के साथ, अनाज के साथ। ये रजाइयां हैं, कंबल हैं, गर्म कपड़े हैं और पंजाब के हर इलाके में, हर सड़कों पर आपको ऐसी तस्वीर दिखेगी जब इस तरह की गाड़ियों में क्या युवा, क्या बुजुर्ग किसान राजधानी की ओर कूच कर रहे हैं। वहां से कई किसान अलग अलग जत्थों में अपने गांव लौट रहे हैं, क्योंकि खेतों में पानी देना है, घर की दूसरी जरूरतें हैं। लेकिन अगर वहां से एक किसान आता है तो उसकी जगह उसके गांव से, उसके इलाके से दूसरा किसान दिल्ली की ओर कूच करता है। किसान सीधे कहते हैं कि ये किसानों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। कुछ किसान वापस लौटते हैं तो उसकी जगह नए लोग पहुंचते हैं। ठीक है, जब तक तो बहुत सारे किसान वहाँ से वापस आ रहे हैं, वजह क्या होती है उन्हें घर वापस आने के लिए? घर, जमीन वगैरह, पानी देखना, फसल जो है, ताकि इसके लिए आते हैं। यदि उधर से एक आता है ना तो 10 जाते हैं। फिल्लौर के बाद लुधियाना की तस्वीरें देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर किसानों का जत्था है। ट्रकों में भरकर दिल्ली के किसानों के लिए सामान भेजा जा रहा है। इसमें खाने के पैकेट हैं, बिस्तर हैं, गर्म कपड़े हैं, अनाज है। जैसे ही मैं जालंधर से आगे दिल्ली की तरफ बढ़ा हूँ नेशनल हाईवे पे, लुधियाना में हमारी मुलाकात हरप्रीत से हुई है। हरप्रीत कौर और ये उनके साथ के तमाम सारे लोग हैं जो जालंधर के दूर गांव से आ रहे हैं। इनके पास इस तरह के ट्रक हैं, इस ट्रक में ये सामान है। सामान में आप देखिए यहाँ पर ये रजाइयां हैं, गद्दे हैं और दूसरी वो तमाम जरूरत का सामान लेके वो दिल्ली जा रहे हैं। जो टीकरी और सिंघू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उन्हें अगले कुछ दिनों में जरूरत हो सकती है। मेनली इसमें ज्यादातर जैकेट्स हैं जी, क्योंकि आगे अभी सर्दी बढ़ रही है तो जैकेट्स की ज्यादा जरूरत है। तो ज्यादा तकरीबन 200 के करीब हमारे पास जैकेट्स हैं। बाकी कंबल, रजाई, तलाई, खाने पीने का सामान। बात सिर्फ पंजाब की नहीं, बल्कि विदेशों में रह रहे पंजाब के लोग भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। किसानों को कनाडा से पैसा भेजा जा रहा है ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ सकें। हमारे जो रिश्तेदार हैं वो पैसा भेजते हैं। ये जो हमारे रिश्तेदारी हैं उन्होंने पैसा भेजा, वो तो जाके किसानों की मदद करो। हर चीज उसको पहुंचना चाहिए, कपड़ा, जो भी राशन है, जो चीज की जरूरत है। 10 लाख से ज्यादा रुपया बाहर से आ चुका है। मतलब ये कि किसान आंदोलन को कम से कम पंजाब के किसानों ने नाक के सवाल के साथ साथ इमोशनल मुद्दा बना दिया है। इसीलिए जिससे जो बन पड़ रहा है वो किसानों के लिए दिल्ली पहुंचा रहा है। भाई आपको दिखाते हैं, अब ये ट्रैक्टर है, ये जालंधर के सुदूर इलाकों से आए, लकड़ियां ले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लंगर बन रहे हैं। उन लंगरों में खाना पकाने के लिए इन लकड़ियों की जरूरत है। साथ ही ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में आपको दिखाइए, देखिए यहाँ पीने का पानी है, इसमें बिस्किट है, इसमें सब्जियां हैं, बेसन जा रहे हैं, आलू प्याज है। इन सब की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि वहाँ किसानों की संख्या लगातार सीमा पर बढ़ रही है। किसानों ने लुधियाना के कई टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं। इन्हीं टोल प्लाजा पर किसान 12-12 घंटे की भूख हड़ताल कर रहे हैं। मतलब साफ है, किसान अड़े भी हैं और डटे भी। आज तक ब्यूरो। तो किसान एक तरफ डटे हुए हैं, अड़े हुए भी हैं, जिनकी जब तक कृषि बिल वापस नहीं होते हैं तब तक बातचीत नहीं होगी। लेकिन सरकार अपनी तरफ से संदेश दे रही है। संदेश ये कि बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश तो हो। प्रधानमंत्री भी इसी कड़ी में कल चौपाल करेंगे। किसानों का आंदोलन सरकार की पेशानी पर बल ला रहा है। सरकार की सारी कोशिशों पर किसानों ने फिल वक्त पानी फेर रखा है। सरकार समझा रही है मगर किसान अड़े हुए। सरकार मिन्नतें कर रही है मगर किसान दिल्ली की सरहद पर डटे हुए। और अब कृषि कानून के समर्थन में किसान आंदोलन के काउंटर में सरकार ने बड़ी तैयारी की है।
ये तैयारी है किसान चौपाल की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान चौपाल करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसान चौपाल होगी। किसानों के चौपाल को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। पीएम 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। इस किसान चौपाल का मकसद और महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वो प्रधानमंत्री के किसान चौपाल का हिस्सा बने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के मोहनलालगंज से जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उन्नाव से शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी से शामिल होंगी। केशव प्रसाद मौर्य कानपुर से किसान चौपाल में हिस्सा लेंगे। सांसद महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से किसान चौपाल में हिस्सा लेंगे। बीजेपी नेता संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से किसान चौपाल का हिस्सा बनेंगे। समझना मुश्किल नहीं है कि इस किसान चौपाल के जरिए सरकार एक बार फिर ये बताने और जताने की कोशिश करेगी कि वो किसान हितैषी है और नए कृषि कानून किसानों के हित में है। आज तक ब्यूरो। कल क्रिसमस है, नया साल आने वाला है, लेकिन तमाम जश्न पर पाबंदियां लगती दिख रही हैं क्योंकि नए कोरोना वायरस के खौफ ने पूरे देश में कम से कम कई राज्य सरकारों को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि न्यू ईयर्स की पार्टी पर भी पाबंदियां लगा रही हैं। इस बीच आपको बताएं, ब्रिटेन से आए कई नागरिकों के गायब होने से भी हड़कंप मच गया है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 871 केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 18 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 0.99% हुई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की दर 1.67% हुई। 4 महीने में लगातार तीसरे दिन 1000 से कम कोरोना केस। राजधानी दिल्ली के आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना अब कंट्रोल में आ गया है, लेकिन दिल्ली खुश नहीं हो रही है, बल्कि खौफ खा रही है, क्योंकि खतरा बड़ा है और इस खतरे से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह खतरा ब्रिटेन से दुनिया के लिए चल पड़ा है। जी हां, ब्रिटेन में मिले नए कोरोना वायरस ने 195 मुल्कों की नींद उड़ा दी है। ब्रिटेन में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन 70% तेजी से फैलता है। ऐसे में हाई अलर्ट पर दिल्ली भी है। आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली में क्रिसमस से लेकर नए साल के जश्न पर नए कोरोना वायरस का ग्रहण लग चुका है। एयरपोर्ट पर तो ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर पाबंदी पहले ही लगा दी गई है। अब ब्रिटेन से आने वाले खतरे के बारे में समझिए। इतनी सतर्कता और चौकसी के बावजूद इंग्लैंड से आए 2 यात्री दिल्ली एयरपोर्ट से गायब हो गए। अब हड़कंप मचना लाजमी था, क्योंकि पहले भी कोरोना इसी तरह से फैला था। हालांकि जब छानबीन शुरू हुई तो एक को पंजाब के लुधियाना से पकड़ा और दूसरे को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री से। अब देखिएगा, बाई एयर यूके से आए और दूसरी फ्लाइट पकड़ के गए, तो फ्लाइट का तो सारा एरिया उन्हीं के हाथ में है और सिक्योरिटी सिस्टम जो भी है वहाँ का, तो पॉजिटिव आने के बाद मुझे लगता है उनको मूव तो नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि भारत समेत 50 से अधिक देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। कहा यह भी जा रहा है, इस प्रतिबंध से पहले ही बड़ी संख्या में ब्रिटेन से आए नागरिक देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर अब तक 984 यात्रियों की जांच की जा चुकी है। इनमें से कुल 11 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें मंगलवार की रात 2 उड़ानों के जरिए दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहुंचे 514 यात्री भी शामिल हैं, जिनकी कोरोना जांच की गई है। इनमें 6 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मिले यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इसके अलावा जांच में नेगेटिव आने वाले 50 ऐसे यात्रियों को सरकारी क्वारंटीन में रखा गया है, जो संक्रमित मिले यात्रियों के आसपास बैठे थे। नए कोरोना वायरस की इस दहशत ने दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। हम आपको बता दें कि क्रिसमस त्योहार पर इस बार दिल्ली का सबसे बड़ा चर्च पहली बार बंद रहेगा। राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च फिलहाल कोविड-19 महामारी की वजह से बंद है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरह से जो प्रार्थना है वो लोगों ने शुरू कर दी है और मोमबत्तियां जलाकर वो
अपने तरीके से प्रभु को याद कर रहे हैं। लेकिन कोविड महामारी के चलते ये बंद कर दिया गया है, किसी को भी अंदर आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इन सब के बीच ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह से चर्च को बंद रखा गया है। दिल्ली में इस दफा क्रिसमस ऑनलाइन मनाया जाएगा। दिल्ली के दोनों चर्च में सजावट पूरी तरह से की गई है। लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर जश्न में शामिल हो सकेंगे। सिर्फ क्रिसमस ही नहीं, न्यू ईयर का जश्न भी फीका ही रहने वाला है। दिल्ली वाले अपने ही अंदाज में पूरे धूम धड़ाके के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। लेकिन इस बार 2021 का वेलकम हर साल की तरह नहीं होगा। होटल, बार और रेस्टोरेंट में पाबंदियां लगाई गई हैं। जो पेंडेमिक है उसकी वजह से लोगों के बिजनेस पर काफी प्रभाव पड़ा, लेकिन जब ये बिजनेस खुला उसके बाद से उसका असर साफ तौर पर अभी भी देखा जा सकता है। अगर हम बात करें तो जो रेस्टोरेंट या होटल्स हैं वहां पर काफी अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सीटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं और उसके साथ ही साथ लोगों को बैठने की और थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए बाकायदा पहले उनका टेम्परेचर चेक होगा, उसके बाद हर एक कस्टमर को यहां अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो बुरी खबर है वो यही है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच चलने वाला जो एक रंगारंग समारोह होता था, फेस्टिवल होता था दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, वो इस साल नहीं होगा क्योंकि उस पर भी कोरोना का साया पड़ा हुआ है। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन ने सबके होश उड़ाए हुए हैं। ऊपर से दिल्ली में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और नए साल की शाम दिल्ली में पारा 2 डिग्री तक जा सकता है। दिल्ली के मौसम में बदलाव अभी से शुरू हो गया है। कोहरे और ठंड ने एक साथ दस्तक दी है। दिल्ली से रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जश्न पर लग गई है पाबंदियां। कौन सी है पाबंदियां, किस राज्य में कौन सी पाबंदी लगाई गई है, आइए आपको दिखाते हैं। राज्य दिल्ली से शुरुआत करेंगे और दिल्ली में जब आप देखेंगे तो चर्च परिसरों में सामान्य सेलिब्रेशन की इजाजत दी गई है। 24-25 को प्रार्थनाएं सभा होंगी, लेकिन मिडनाइट मास पर रोक लगा दी गई है। अब बात मुंबई की करते हैं। महाराष्ट्र में खास तौर पर मुंबई में जिस तरह से होटल और रेस्टोरेंट हैं उन्हें रात 11 बजे के बाद बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि नाइट कर्फ्यू है। क्रिसमस प्रेयर्स रात 8 बजे से होंगी। महाराष्ट्र में सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है पूरे राज्य में। चंडीगढ़ की बात करते हैं, यहां पर किसी सेलिब्रेशन की इजाजत नहीं दी गई है। अब राजस्थान, यहां पर न्यू ईयर्स पर पार्टी पटाखे नहीं छोड़ने को कहा गया है। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले इलाकों में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। 7 बजे बाजार को बंद करना होगा। अब बात गुजरात की करते हैं। सार्वजनिक प्रार्थना या सभा नहीं होगी। अधिकारी सार्वजनिक जगहों की निगरानी करते रहेंगे ताकि कोई भी इकट्ठा ना हो। उत्तराखंड की बात करते हैं। सार्वजनिक जगहों पर पार्टी पर बैन का ऐलान कर दिया गया है। अब दक्षिण लिए चलते हैं आपको जरा तमिलनाडु। यहां पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पब्लिक सेलिब्रेशन पर बैन है, लेकिन कोई कर्फ्यू का ऐलान नहीं किया गया है। ओडिशा की बात करते हैं। सभा पर पाबंदी है। 31 दिसंबर को सेलिब्रेशन पर, हर तरह के सेलिब्रेशन पर, कोई भी जश्न पर बैन की घोषणा कर दी गई है। आपने देखा कई सारे राज्यों में न्यू ईयर्स की पार्टी, क्रिसमस पार्टी, इन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। मुंबई आपको लिए चलते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है क्योंकि वहां पर सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी इन पार्टीज को रोकने के लिए लगा देने के बाद अब जितने होटल, बार मालिक हैं वो तो रो रहे हैं। मुंबई में पसरा कोरोना के नए वायरस का खौफ। नए कोरोना वायरस ने मुंबई पर पहरा लगवा दिया। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर वायरस की दहशत। मुंबई में नाइट कर्फ्यू ने जश्न पर ग्रहण लगा दिया।
मुंबई में रो रहे हैं होटल, रेस्टोरेंट और बार के मालिक। कोरोना के नए वायरस ने त्योहार का धंधा चौपट करवा दिया। साल 2020 शुरू ही हुआ था खौफ, खतरे और वायरस के प्रहार से। लोगों ने सोचा था कि कोरोना कंट्रोल हो रहा है, 2020 की विदाई के साथ नए साल का वेलकम कुछ नए अंदाज में करेंगे। लेकिन कोरोना के नए वायरस के डंक ने फिर से सबको डरा दिया है। मुंबई में नए साल की पार्टियां बड़ी मशहूर हैं। सेलिब्रिटीज का डांस और होटल, रेस्टोरेंट और बार की रौनक। लेकिन इस दफा नए साल का स्वागत मुंबई में फीका ही रहने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने लगा दिया है नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक लगा नाइट कर्फ्यू। अगर हमने सेफगार्ड्स नहीं लिए और ये लाखों लोग अगर रात भर मिक्स होते रहे और इसमें गलती से फिर से कोरोना फैल गया, फिर वाइल्ड फायर की तरह कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन ये फैसला लिया कि 23 तारीख से लेके 5 जनवरी तक ये रात को 11 बजे के बाद और सुबह 6 बजे पहले यहां तक एक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस नाइट कर्फ्यू का मतलब है रात की रौनक में जीती भागती दौड़ती मुंबई शांत पड़ जाएगी। और इस नाइट कर्फ्यू से सबसे ज्यादा जो लोग रो रहे हैं वो हैं दुकानों, रेस्टोरेंट, पब, बार और क्लबों के मालिक, क्योंकि 22 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच मुंबई में त्योहारों का सीजन तो है ही, शादियों और पार्टियां भी खूब होने वाली थी। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोग वापस से वही मोड में वापस से फेयरफुल दे बिकम। अब जैसे कि हमारे पास बुकिंग्स आई हुई थी, वीकडे की भी बुकिंग्स आई हुई थी, तो वो हमें कॉल करके कह रहे हैं कि मैम अब नहीं आ पाएंगे, दे आर डिसकंटिन्यूइंग विद देयर फंक्शंस। तो मेन वो है कि जो शादी के और सारे जो फंक्शंस हमें मिल रहे थे, जैसे मेहंदी के थे, अब हमारे 3-4 दिन कंटिन्यूस हमारे फंक्शंस थे। तो अब छोटे छोटे फंक्शंस थे, 30-40 लोगों के थे, किसी का मेहंदी है, किसी का संगीत है, किसी का वेडिंग है। तो अब फिर से वो कॉल कर करके नाउ दे आर गेटिंग कंफ्यूज कि अब कैसे हो पाएगा, बिकॉज टाइमिंग्स ही वही थे 7 to 10:30 PM, 7 to 11 PM। अब 11 बजे से कर्फ्यू, तो जो दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं अब वो फिर कैसे वापस जाएंगे। सो नाउ दे आर अगेन स्कैर्ड। अब फिर वो कैंसिलेशंस आ रही है, हमें लोगों ने एडवांस दे दिया है, लोगों ने इनवाइट्स दे दिए हैं। तो ये सब चीजों का बहुत हमें फर्क पड़ रहा है। कोरोना और इसके बदले स्वरूप के खौफ में क्रिसमस और नए साल का जश्न भी घर तक ही सीमित रह गया। बहुत सारे प्लान्स थे, मेरे भी थे, हस्बैंड के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मेरे बच्चों के थे, जो सब कैंसिल हो गया। इवन 25th के थे और न्यू ईयर के थे, दोनों के थे। सो काफ़ी रेस्टोरेंट्स में जाने के प्लान्स थे, फ्रेंड्स को मिलने के थे, वो सब अभी कैंसिल होके अभी हाउस पार्टीज या कुछ करेंगे। मतलब काफ़ी सब था। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 11 बजे तक से पहले हम लोग घर पहुंच सके, और 12 बजे तो परमिशन ही नहीं है। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी ने मुंबई में न सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया है, बल्कि अगर किसी जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए तो उस पर कार्रवाई की बात भी है। 11 बजे तक की डेडलाइन दी गई है नाइट कर्फ्यू में। ये कोविड-19 का एक नया प्रकार सामने आया यूके में, उसके बाद नाइट कर्फ्यू मुंबई में लगा है। क्रिसमस और न्यू ईयर में लोग 11 बजे से पहले घर पर कैसे पहुंचेंगे, ऐसा बड़ा सवाल है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रेस्टोरेंट्स पर है, क्लब्स पर है। उनके लिए नाइट कर्फ्यू जो 11 बजे की डेडलाइन है वो बिजनेस को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।